बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटी कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, क्या हमें बताओगी? लड़की ने बड़े नक्शे से कहा, माँ जी पीएस से आ रही हूँ, ससुराल को जा रही हूँ। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। अब 90 साल की बुढ़िया, उर्दू के जमाने की, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकली, जिसे ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी, उससे अंग्रेजी में बोल रही है। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। बुढ़िया ने सोचा, हाथ में हाथ डालकर आई है तो जरूर यह इसका भाई है। हाथ में हाथ डालकर आई है तो जरूर यह इसका भाई है। दोनों प्यार से रहते होंगे। अंग्रेजी में हस्बैंड भाई से कहते होंगे। दोनों प्यार से रहते होंगे। अंग्रेजी में हस्बैंड भाई से कहते होंगे। पूछने लगी, बेटा एक तो 7 लाई हो और पियर में कितने हस्बैंड छोड़ आई हो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। भाई की नहीं सुनता, आदमी लुगाई की नहीं सुनता। अगर मूड में हो तो अपने आप की नहीं सुनता, पर मोबाइल पकड़े हो तो बेटा बाप की नहीं सुनता। बहुत सुंदर। नरेंद्र भाई आए 1 कुंटल के, और जे आ गया 42 किलो का। तो जे क्या कविता पढ़ेगा? मैं आपकी मानसिकता समझ रहा हूँ। आप दादा हमारे यही सोच रहे हैं कि 42 किलो का आदमी क्या कविता पढ़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व तो देखिए। बहुत सुंदर। मेरा आयतन उठा लेना, आप विवेकशील लोग हैं। मेरा आयतन नहीं, मेरा घनत्व देखिए। मेरे अंदर छुपा हुआ मूल तत्व देखिए। बहुत सुंदर। वे मूल्यवान नहीं होते जिनकी काया लंबी चौड़ी दिखती है। कद्दू सस्ता, इलायची महंगी बिकती है। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, यही की बात नहीं है। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। वाह। एक प्रधान जी के पेट में हुआ दर्द, उन्हें अस्पताल लाया गया, उनके पेट का अल्ट्रासाउंड कराया गया। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। डॉक्टर ने कहा मामला बदतर है, इनके पेट में 2.5 किलो का पत्थर है। तब तक उनकी धर्मपत्नी बोली, डॉक्टर साहब एक बार फिर देख लीजिए, पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। पत्थर नहीं होगा, ईंट हो सकती है, ईंट। अरे हमने तो बहुत मना किया था, लेकिन नहीं माने, लोभ में आ गए थे। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। बहुत सुंदर व्यंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय। जब इन्होंने गांव का खड़ंजा बनवाया तो कुछ ईंटें खा गए थे। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, ऐसा न हो इनका पेट तन जाए। पूरी 10,000 ईंटें हैं पेट में, कहीं खड़ंजा न बन जाए। और जिस घर में बच्चा नहीं होता अजय जी, वो घर सूना सूना लगता है। लेकिन बच्चे उद्दंड बहुत होते हैं, बेटा उल्टा सीधा खुल जाते हैं कभी कभी। हमारा भी एक छोटा सा बेटा है, कभी कभी जब वो काम बिगाड़ देता है तो बंदा हल्का सा उसे झाड़ देता है। एक दिन उसने चश्मा तोड़ दिया तो हमने थोड़ा सा झिझोड़ दिया। उनका गधा कहीं के। लड़का तपाक से बोला, पिताश्री तेजीब से रहा करो।
लड़का तपाक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। करिश्मा खास हुआ, सौभाग्य से एक सांसद जी का स्वर्गवास हुआ। करिश्मा खास हुआ, हमारे क्षेत्र की बात है, करेल साइड के। करिश्मा खास हुआ, हमारे क्षेत्र के सांसद जी का सौभाग्य से स्वर्गवास हुआ। उनके मृत शरीर को रखकर सारे क्षेत्र में गाड़ी गई, नगर नगर गांव गांव गली गली झाड़ी गई, फूलों की वर्षा, पानी का छिड़काव, रहा पर सफाई का बिगुल बजाया गया, सड़कों को दुल्हन की बात सजाया गया। वाह, बस्ती बस्ती नूर हो गई। सांसद जी क्या मरे, क्षेत्र की गंदगी दूर हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप भी अपने क्षेत्र के सांसद जी को मजबूर कीजिए, आप भी क्षेत्र की गंदगी दूर कीजिए। मांग रही है जनता, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता? एक चील यूं गीत से बोली, एक चील यूं गीत से बोली, दादा चलकर भूख मिटा लें, मरा आदमी पड़ा हुआ है उसका थोड़ा गोश्त खा ले। वह बोला वो बहन हमारी, वह बोला वो बहन हमारी, ज्यादा हमको नहीं सता, कहाँ पड़ा है मरा आदमी, हमको उसका पता बता। वह बोली तहसील के अंदर, वह बोली तहसील के अंदर, जहां पर खंबा गड़ा हुआ है, ठीक उसी खंबे के नीचे मरा आदमी पड़ा हुआ है। सुनकर गीद बड़ा गुस्साया, बोला तुझसे बहुत खड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहां गीद तो बड़े बड़े हैं। बहुत सुंदर। सुनकर गीद बड़ा गुस्साया, बोला तुझसे बहुत खड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहां गीत तो बड़े बड़े हैं, अरे उनसे टक्कर लेने में तो खुद चक्कर में आ जाएंगे, वो हमें क्या मिलना है, उसे तो लेखपाल ही खा जाएंगे। उधर हरिओम पमार जी कह रहे थे कि हमारे तो घर की रोटियां चली गई। आपने भी सबने सुना होगा कि मेरे घर की रोटियां चली गई। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बेटा घर की रोटियां होता है? रोटी तो कोई भी कमा लेता है साहब, जिसके हाथ हैं वो रोटियां पैदा कर लेगा। हमारा बेटा केवल रोटी नहीं है। एक सादत हुई मैनपुरी के गांव में, वहां एसपी साहब ने 2 लाख का चेक दिया उसकी पत्नी को। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, साहब सुन लेना ध्यान से। उसने कहा कि झंडे में लपेट कर लेके आए लाश आप जिंदगी का आता जाता बोध कहां से लाओगे? झंडे में लपेट कर लेके आए लाश आप जिंदगी का आता जाता बोध कहां से लाओगे? नौकरी भी दोगे आप, दाम भी उड़ेल दोगे, पेट तो भरोगे, मन मोद कहां से लाओगे? हाथ हैं तो रोटियों की क्या कमी है बोलिए? आसमान वाला उन, जब यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से कि आसमान से बड़ा कौन, तो उन्होंने कहा था पिता। इसलिए कहता हूं, हाथ हैं तो रोटियों की क्या कमी है बोलिए, आसमान वाला उन्मोद कहां से लाओगे? और दुनिया की सारी खुशी बाजुओं में झूलती है, पुत्र को पिता की वाली गोद कहां से लाओगे? आइए मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाता हूं, एक हंसी का फव्वारा छोड़ता हूं आपके सामने। क्या नाम है पूरा? कुलदीप शुक्ला। वो दीपक थे, ये कुलदीपक हैं। 2 शब्द और ज्यादा हैं कि तुम कब कम हो पंडा ज्यादा, कविता कम हथकंडा ज्यादा, और तुम ही बता दो कैसे हो गए गोबर कम और कंडा ज्यादा। सच्चाई ये है दादा जी कि मैं कविता सिर्फ 2 पर ही लिखता हूँ, तीसरा विषय ही नहीं अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। या तो पत्नी पे लिखता हूँ और या नेता पे लिखता हूँ।
ये दो ही हैं, ये दो ही दुनिया में। क्यों दादा, कविता भी उर्दू पर निकलती है जिससे आदमी या तो बहुत खुश होता है या बहुत त्रस्त होता है। अब आप खुद अंदाजा हमारी चेचिस देख के लगा लो कि मैं खुश हूं कि त्रस्त हूं। बताने की जरूरत नहीं है कि अभी तक आप लोग सुनते रहे थे। हाँ। दादा मैं ओज की कविता भी पढ़ सकता हूँ, हाँ बिल्कुल पढ़ता हूँ, लेकिन आपने पढ़ता किया। नहीं हूँ बिल्कुल। क्योंकि आवाज बहुत उठानी पड़ती है। अब हम इस गई गुजरी काया पे आवाज उठा दें, लौटी ना लौटी, यहाँ कवि सम्मेलन की बजाय कुलदीप शुक्ला का एकादशवां होगा। फायदा क्या है कि अभी तक आप सुनते रहे ऐसे भारी भरकम कवियों को। अब आपका पाला सिर्फ 1.5 पसली के कवि से पड़ा है। अब आपका पाला सिर्फ 1.5 पसली के कवि से पड़ा है, और जिन्हें आपने अभी तक सुन रखा है ये सब 12 बोर के कवि थे। सावधान हो जाइए, आपके सामने 315 बोर का कवि खड़ा है। कि ब्याह करना जिंदगी का पंगा सबसे बड़ा निकला। ब्याह करना जिंदगी का पंगा सबसे बड़ा निकला। अरे अपना तो किस नसीबी साला चने के झाड़ पे चढ़ा निकला। अरे वाह, अपना तो नसीबी चने के झाड़ पे चढ़ा निकला, और मती मारी गई थी जो कर बैठे ये ब्याह सगाई। छेना समझ के खाया, ससुरा दही बड़ा निकला। ये लोग भी अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में दादा लग जाते हैं, कविता पर ताली नहीं बजाते हैं। लेकिन हकीकत मालूम क्या होती है कि ये जो फेसबुक व्हाट्सएप करते रहते हो कि फेसबुक के 10 लाइक और 4 कमेंट के चक्कर में मंजर कुछ ऐसा होता है। फेसबुक के 10 लाइक और 4 कमेंट के चक्कर में मंजर कुछ ऐसा होता है कि बीड़ी में दम मारते हुए डोकरे और सेल्फी लेती हुई लड़की का मुंह एक जैसा होता है। अलवेला जी एक बात तो है गई, कौन कहता है कि बुजुर्गों में प्यार का सिलसिला नहीं होता। तुम्हें देख के ये पता चल गया हमें कि आम तो जब तक मजा नहीं देता कि जब तक पिलपिला नहीं होता। क्या पूछते हो, क्या कहानी ला रहा हूँ, खून में फिर से रवानी ला रहा हूँ, और तुम इस उम्र में ही बूढ़े हो चले हो, मैं बुढ़ापे में जवानी ला रहा हूँ। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा बोला मुझसे, पापा स्कूल में नई मैडम आई है बहुत हॉट। टीचर माँ के समान होती है। दिमाग खराब हो गया तेरा, ऐसे नहीं कहते टीचर के बारे में, ऐसा नहीं सोचते हैं, है ना। टीचर माँ के समान होती है। लड़का बोला अच्छा, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। थाने में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या, है ना। तहसील में जाओ तो तहसीलदार साहब से सेटिंग हो गई क्या। वैसे तो नगर पालिका में भी चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलते हैं ईओ साहब से सेटिंग हो गई क्या। न्यायालय में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या। सर शर्म से डूब मरने का मन तो तब करता है आजकल स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लड़के लड़कियां आपस में बातचीत करते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। सेटिंग होती है, फिर मम्मी पापा एंड्रॉइड मोबाइल दिलवा ही देते हैं, उस पर चैटिंग होती है। फिर बेचारे इन अखबार वालों को जो कुछ लिखना पड़ता है ये सब जानते ही हैं। मैं तो एक दिन ये सोच रहा था ये सेटिंग शब्द ही कहां से आया। भाई साहब आ जाइए, भाई साहब आप आगे आ जाओ, भाई साहब नहीं आप थोड़े से आगे आ जाओ। असल में क्या है कि आपसे मुझे डायरेक्ट ऊर्जा मिलती रहेगी। आप मेरे बिल्कुल साडू भाई लग रहे हैं। साडू भाई का मतलब आप जानते हैं, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए 2 ग्राहक, इसका मतलब होता है साडू भाई। अच्छा सर मैं आपको, अब तो आप सामने बैठ गए हो तो वो फेस टू फेस होता रहेगा, और फेस टू फेस हो जाता है तो पावर ज्यादा आ जाती है, तो आपसे मुझे पावर मिलती रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको एक जानकारी देना चाहता हूं भाई साहब, आप तो मेरी तरफ देखो, आप केवल, हम गंजे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। सुबह सुबह मुंह धोते हैं तो पता नहीं चलता इसको कहां तक धो लें, है ना। हाँ अच्छा, गंजे लोगों को फायदा भी बहुत होता है। बरसात जब होती है सर तो सबसे पहले हम ही लोगों को पता चलती है। पहली बूंद पड़ते ही पता चल जाता है कि हो गई शुरू। सर हम गंजे लोगों की, भाई साहब छुपा मत ही इसको जो है, फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। सर एक मिनट उतार लो, बस 1 मिनट के लिए 1 मिनट उतार लो सर। सर एक मिनट उतार लो बस। नहीं हाँ मैं खुश हूँ। असल में क्या है कि कम से कम अपन दोनों साधु तो बने। मतलब आदमी के जीवन में सर एक जानकारी देना चाहता हूँ ईओ साहब, आदमी के जीवन में केवल 2 ही महिलाएं सर पे
हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं। 2 महिलाएं केवल सर पे हाथ फिराने का अधिकार रखती हैं, या तो मां या फिर पत्नी। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो फिर मामला ऐसा हो जाता है। और भाई साहब को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। मैं पिछले दिनों इनके घर गया, मणि जी के, तो इनका लड़का पूछ रहा था पापा राजनीति किसे कहते हैं। अब ये परेशान, राजनीति समझने के लिए तो एसडीएम साहब पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का, राजनीति समझ में नहीं आती। अब 9-10 साल के लड़के को ये क्या खाक राजनीति समझा देते, लेकिन लड़के का प्रश्न था कि राजनीति पापा किसे कहते हैं। भगवान की कृपा थी इनके ऊपर, मैं पहुंच गया उसी समय। अरे मैंने कि भाई साहब बेटा जब प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर आपको दे देना चाहिए, बेटे के प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। बोले कि भाई साहब आप भी गजब करते हो, है ना, बाल सर के उड़ गए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हो कि इस लड़के को कैसे राजनीति समझा दूं। अरे मैंने कि मैं समझाता हूं, तुम हटो यहाँ से। मैंने लड़के को अपने पास बैठाया, मैंने कि बेटे पहले तो राजनीति वैसे बहुत ऊंची चीज़ होती है, लेकिन इसको समझने के लिए 3-4 बातें समझना बहुत आवश्यक होता है। कि जैसे अंकल जी बताओ, अरे मैंने कि जैसे अर्थव्यवस्था क्या होती है, सरकार क्या होती है, ये सब राजनीति में समझना पड़ता है। बोले कि अंकल जी थोड़ा सा विस्तार से बताओ तो मैं समझ जाऊँगा। अच्छा मैंने की बात बता, तेरे घर में कमा के कौन लाता है? कि वो तो पापा लाते हैं। कि तो समझ ले वही अर्थव्यवस्था है। फिर उस पैसे को खर्च कौन करता है? कि मम्मी करती हैं। तो समझ ले वही सरकार है, जो पैसे को खर्च करता है सरकार है। फिर अंकल जी मेरा ये छोटा भाई कौन हुआ? अरे मैंने कि ये देश का भविष्य है। इनके घर में एक नौकरानी काम करती है, तब तक वो आ गई। कि अंकल जी फिर हमारी ये नौकरानी कौन हुई? कि ये पैसे के लिए काम करती है, ये कर्मचारी है। फिर अंकल जी मैं कौन हुआ? कि तू जनता। अब सुबह समझेंगे राजनीति को। खाना पीना खा के सोते हैं सब लोग, खाना पीना खा के सो भी गए। रात को एक घटना घटित हुई कि वो छोटा बेटा था, छोटा भाई था, वो रोने लगा। तो वो लड़का जग गया, देखा कि छोटा भाई गंदगी में सना पड़ा है और रो रहा है। उसने विचार किया कि मम्मी को जगाता हूं। मम्मी खर्राटे की नींद लेके सो रही थी। बोले कि मम्मी सारे दिन घर का काम करती हैं, थक जाती हैं, मम्मी को नहीं डिस्टर्ब करता हूं, पापा को जगाता हूं। पापा के यानी इनके कमरे में गया तो ये कमरे से गायब थे। नौकरानी के कमरे से थोड़ी सी खटपट की आवाजें आ रही थी। लड़के को संदेह हुआ शायद पापा वहीं हो, और उसका संदेह तो बिल्कुल ठीक निकला। सारा दृश्य देखा, चुपचाप सो गया। सुबह नहा धो करके नाश्ते की टेबल पर एसडीएम साहब इकट्ठे हुए, तो मुझे देखते ही बोला कि अंकल जी मेरी समझ में तो राजनीति आ गई। अब मैंने कि तेरी समझ में क्या खाक राजनीति आ गई? मेरी समझ में नहीं आई अब तक। क्या समझ गया तू राजनीति के बारे में, मुझे समझा दे। बोले कि अंकल जी मैं तो समझ गया, अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी और देश का भविष्य गंदगी में सना